हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, अब तक के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि फीडबैक क्या होता है, व्हाट इज़ फीडबैक सर्किट, पुनर्निवेशी परिपथ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव धनात्मक ऋणात्मक होता है। फिर उसका प्रिंसिपल पढ़ा, उसका सिद्धांत पढ़ा। फिर ठीक है, उसके बाद में उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने, यही किया। अब देखो, अब कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ऋणात्मक पुनर्निवेशन जो लगाते हैं, नेगेटिव फीडबैक, उसका काफ़ी यूज होता है। नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन जो होता है ना, गेन वो तो थोड़ा कम हो जाता है। ये बात तो पता चलती है कि गेन का वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन उसकी हेल्प से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती है। अच्छी होने का मतलब है कि जैसे एक तो जो स्थायित्व होता है सर्किट में वो बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। स्टेबिलिटी या स्थायित्व का मतलब है, जैसे मैंने स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी फैक्टर आपको एम्पलीफायर में भी पढ़ाया था, उसमें ट्रांजिस्टर में। तो मैंने ये बताया था कि स्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, जैसे मान लो आउटपुट पे आपको गेन इतना मिल रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं सर्किट में कि जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहे कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। चेंज होगा तो फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा तो गड़बड़ होता रहेगा। मतलब जैसे आप एक डीजे पे गाना बज रहा है, अब गाना प्ले कर दिया, अब आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया एकदम से, और जितना बढ़ा दिया, अब आप ये चाहते हो कि जितना मैंने वॉल्यूम बढ़ा रखा उतने पे ही गाना चलना चाहिए। अगर स्टेबल है वो गेन जो है आपका स्टेबल है, तो जितना आपने वॉल्यूम बढ़ा के रखा उतने पे चलता रहेगा। अगर गेन स्थायित्व अच्छा नहीं है तो बार बार कम ज्यादा ऑटोमेटिक होता रहेगा खुद ब खुद। तो हम ये तो नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि उसका स्थायित्व अच्छे से ज्यादा स्थायित्व है। तो स्थायित्व बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। और भी कई बार क्या होता है, सर्किट में नॉइज आ जाता है। नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड जो सिग्नल होते हैं ना, वो अवांछनीय जो संकेत होते हैं ना, उनको हटाना होता है, उनको कम करना होता है। उसके लिए भी नेगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है। और भी चीज होती है, उनके लिए भी फीडबैक यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक के एप्लीकेशन। तो हम नेगेटिव फीडबैक के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक मतलब जो आपका नेगेटिव फीडबैक है वो कैसे कैसे काम में आता है। नेगेटिव फीडबैक, इनमें से एक आधा एप्लीकेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन के अनुप्रयोग, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के अनुप्रयोग, ठीक है। ये वाली चीज़ है, क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्निवेशन के अनुप्रयोग, ये बात है। चलो भैया, ये चीज़ हो गई। तो इसके 2-3 एप्लीकेशन है। इनमें पहला एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट वो ये है कि नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं, स्थायित्व को बढ़ाते हैं। तो देखो, ऋणात्मक पुनर्निवेशन की सहायता से लब्धि स्थायीकरण मतलब इस स्थायित्व कैसे होता है, स्टेबिलिटी कैसे होता है, गेन स्टेबिलिटी with the help of negative feedback। तो गेन कैसे स्टेबल होता है, नेगेटिव फीडबैक की हेल्प से, नेगेटिव फीडबैक की सहायता से गेन का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ता है, गेन का स्थायी कैसे होता है, उसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लब्धि का स्थायित्व गुणांक है उसको परिभाषित कर रहा हूं मैं। लब्धि स्थायित्व गुणांक, गेन स्टेबिलिटी फैक्टर, कि गेन का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ना, जिससे हम लोग बताएंगे कि अच्छा स्थायित्व ज्यादा है कि कम, उसकी बात करते हैं हम लोग।
तो पहले तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो गेन कम ज़्यादा हो रहा है, कुछ गेन है मान लो 100 है। ऐसा होता है कि गेन क्या है, जैसे मान लो आपका 100 है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी 102 तक चला जाता है, कभी 98 तक आ जाता है, 102, 98, 101, 102, 102, 199 ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो आपका गेन तो कितना ये है, और जो फ्लक्चुएशन होता रहता है वो जैसे कि +-2 का हो रहा है। +-2 का मतलब है कि ये 98 से लेके 102 तक जा रहा है। तो गेन में जो चेंज हो रहा है, गेन में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, ये जो गेन में जो चेंज हो रहा है इसको तो लिख देते हैं DA से, और जो गेन है उसको लिख देते हैं A से। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर से बताते हैं, इसको स्थायित्व गुणांक से। चमका? तो जितना भी गेन है वो जितना भी ऊपर नीचे होता है, तो गेन में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन गेन, और जो गेन है उसका रेशियो, उसका अनुपात, वो क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, गेन स्टेबिलिटी फैक्टर। तो लिखो इसको, the ratio of change in gain, the ratio of change in gain, the ratio of change in gain and gain, the ratio of change in gain and gain, change in gain and gain is represented by gain stability factor, 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 ठीक है, is represented by gain stability factor। क्लियर है? तो इसको लिखो, क्या बोलते हैं हिंदी में, लिखो लब्धि में परिवर्तन तथा लब्धि का अनुपात, लब्धि में परिवर्तन तथा लब्धि का अनुपात, लब्धि में परिवर्तन तथा लब्धि का अनुपात, लब्धि स्थायित्व गुणांक, लब्धि में परिवर्तन तथा लब्धि का अनुपात लब्धि स्थायित्व गुणांक को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये चीज हुई। चलो एक और चीज देखो, हम ये चाहते हैं ना कि जो लब्धि में परिवर्तन हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो कम से कम हो, स्टेबल रहना चाहिए। चेंज कम से कम हो मतलब DA का वैल्यू कम से कम आना चाहिए। DA कम होगा तो S भी कम होगा, मतलब DA कम से कम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, मतलब S का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी अच्छी हो उसके लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। आई बात को समझ? ये पहले भी बता चुका मैं। स्थायित्व अच्छा हो इसके लिए स्थायित्व गुणांक का मान क्या होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि स्थायित्व गुणांक इसको बताता है और इसको बताने का मतलब है DA का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, मतलब S का वैल्यू शुड बी वेरी लेस, तो S का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले तो स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर S इज इक्वल्स टू क्या आएगा, गेन में परिवर्तन, चेंज इन गेन, लब्धि में परिवर्तन, लब्धि में परिवर्तन अपॉन लब्धि गेन, तो ये होगा S इज इक्वल्स टू लब्धि में परिवर्तन DA अपॉन A। ये है, ये मिलेगा अपने को फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये मिला मुझे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ये तो कब कोई भी एम्पलीफायर है तब की बात है, लेकिन मान लो मैंने फीडबैक लगा दिया, फीडबैक लगा दिया, अब फीडबैक लगाया तो लब्धि चेंज हो जाएगी, एक AF हो जाएगा, इसमें जो चेंज होगा वो DAF हो जाएगा, और स्टेबिलिटी फैक्टर भी चेंज हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा SF। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से लिखता हूँ, पुनर्निवेशी परिपथ के लिए, पुनर्निवेशी परिपथ के लिए, पुनर्निवेशी परिपथ के लिए फॉर फीडबैक सर्किट, फॉर फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट के लिए क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर
स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा SF और ये हो जाएगा DAF और ये हो जाएगा AF। जो भी थे ये क्या हो गए, फीडबैक के साथ में आ जाएंगे। इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन बड़ा है। हम ये चाहते थे ना कि स्थायित्व बढ़ जाए ऋणात्मक के साथ में, नेगेटिव फीडबैक के साथ में स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए थी ना। अब देखो ये कैसे होता है, इक्वेशन 1 2 से हम डिसाइड करते हैं। हेलो हाँ भेजो, ठीक ठीक, हाँ 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 मैं करूँ, कोई बात नहीं। तो इन दोनों का रेशियो चेक करना, अपने को ये देखना कि कौन बड़ा है। हम चाहते थे ना कि ऋणात्मक जो पुनर्निवेशन है, नेगेटिव फीडबैक है, उसके साथ में क्या हो जाता है, स्थायित्व बढ़ जाना चाहिए। तो हम लोग SF और S में रिलेशन देखते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो एक बार। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम मैं काम करता हूँ 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। देखो लेफ्ट साइड में इधर SF है, इधर लेफ्ट साइड में S है, इसमें आएगा ये DAF अपॉन AF और इसमें हेलो हाँ वो पापा गोविंदपुरा आ गए तो वहाँ पे जाके उनको पिकअप कर लो, वो आने वाले हैं वहाँ से, है ना, बाईपास से चले गए वहाँ से, ठीक है। तो DAF अपॉन AF ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से आएगा DA अपॉन A, ये आएगा DA अपॉन A, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। ये आया SF अपॉन S, ये हुआ DAF अपॉन DA इंटू A ऊपर चला गया, AF आ गया, ठीक है। चलो इसको कोई इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 2 तो हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो हमारे पास में एक इक्वेशन होता था, पहले हम जानते थे, सिंस AF इज इक्वल्स टू A1 माइनस A बीटा। ये इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं देखो DAF अपॉन DA इसका वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट करना चाहता हूँ, तो इसलिए इस इक्वेशन की हेल्प ले रहा हूँ मैं, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण को A के साथ अवकलन करने पर A के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग, मेरे को ये कैलकुलेट DAF अपॉन DA, तो A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूँ, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A। गेन के रिस्पेक्ट में किया है मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा DAF अपॉन A के रिस्पेक्ट में, तो DA आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे भी तो मैं काम करता हूँ, ऐसे कर देते हैं 1 माइनस A बीटा का होल स्क्वायर। पहले नीचे वाले को ऐसे का ऐसा रख लेता हूँ 1 माइनस A बीटा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दूँ, A का डिफरेंशिएशन A के रिस्पेक्ट में 1, चलो ये तो 1 हो गया, माइनस A को रख लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस A बीटा का, तो 1 माइनस A बीटा का 1 का तो हो गया 0, और A बीटा का क्या हुआ, A बीटा का हो गया बीटा, ठीक है। बीटा इज ए कॉन्स्टेंट है। DAF अपॉन DA, इसमें देखो 1 माइनस A बीटा, ये एक तो 0 आ जाएगा, एक माइनस प्लस A बीटा आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस A बीटा का होल स्क्वायर, इसमें ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आया DAF अपॉन DA इज इक्वल टू 1 माइनस 1
ये मिला मुझे, ये कहाँ से मिला, ये मिला इक्वेशन 3 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ 6। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है डी ए अपॉन डी ए का, ये डी एफ अपॉन डी ए का, एक तो ये रख दूँ। एक इधर से देखो, अगर मैं ए अपॉन ए एफ है, यहाँ से इसका भी रख सकता हूँ, ए अपॉन ए एफ का क्या आएगा 1 माइनस ए बीटा। तो अगर ए अपॉन ए एफ को इधर ले आऊँ, 1 माइनस ए बेटा को इधर ले जाऊँ, तो ए अपॉन ए एफ का यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ए बेटा, है ना। तो 1 माइनस ए बेटा यहाँ से आ जाएगा। तो 4 और 5 से 3 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो फ्रॉम 3 4 5, सॉरी 5 किधर है, 5 तो है ही नहीं, है तो 5 ही है फिर। तो 3 4 5 बाई 3 4 एंड 5, ठीक है 3 4 5। तो 3 4 5 से देखो वो उधर क्या चल रहा था, उधर चल रहा था एस, लेफ्ट साइड में था एस एफ अपॉन एस, डी ए एफ अपॉन डी ए का वैल्यू तो रख दिया मैंने 1 माइनस ए बीटा का स्क्वायर, और वो जो उधर जो था उधर क्या था, उधर था ए अपॉन ए एफ, तो ए अपॉन ए एफ का यहाँ से आएगा 1 माइनस ए बीटा, 1 माइनस ए बीटा, तो 1 माइनस ए बीटा। तो देखो इधर स्क्वायर है, इधर सिंगल पावर है, तो इधर से क्या होगा, एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस एफ अपॉन एस बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ये मिला, चलो तो यहाँ से मिला एस एफ इज इक्वल टू एस 1 माइनस ए बीटा, ये मिला। चलो ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब देखो नेगेटिव, हम लोग तो नेगेटिव फीडबैक का जो था, नेगेटिव फीडबैक सर्किट था, उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ऋणात्मक पुनर्निवेशन का। और ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए 1 माइनस ए बीटा ये 1 से ज़्यादा होता है, मैंने कंडीशन बताई थी 1 माइनस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो देखो ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए फॉर नेगेटिव फीडबैक सर्किट, ऋणात्मक पुनर्निवेशी परिपथ के लिए, पुनर्निवेशी परिपथ के लिए नेगेटिव फीडबैक सर्किट के लिए क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक सर्किट के लिए जो ये 1 माइनस ए बीटा होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, जनरली मोड की बात करते हैं, अगर ये 1 से ज़्यादा है, नीचे वाला 1 से ज़्यादा मान लो, 2 मान लो इसको, एक बार एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये अगर 2 है तो कौन बड़ा है, एस एफ बड़ा है कि एस, एस एफ तो इसका आधा है एक तरीके से, मतलब एस एफ एस के कंपेरिजन में वैसे क्या होगा, कम होगा। अतः जो एस एफ होगा वो एस के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्थायित्व गुणांक का मान जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, मैंने ये बताया ना अभी। तो यहाँ पर स्थायित्व गुणांक फीडबैक के साथ में जो स्थायित्व गुणांक है, स्टेबिलिटी फैक्टर विद फीडबैक, वो नॉर्मल फीडबैक जो स्टेबिलिटी फैक्टर उसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो फीडबैक लगाने के बाद में स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्थायित्व का मान इंक्रीज हो गया। क्लियर? यही तो चाहते थे कि अपना जो एम्पलीफायर है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाए, स्थायित्व बढ़ जाना चाहिए। स्थायित्व बढ़ना मतलब स्थायित्व गुणांक का कम होना, स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। मैं इसको काफ़ी बार बता चुका, बीजेटी में भी बताया था मैंने, इसकी डेफिनेशन में भी बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये सब कुछ छापने के बाद में लिख सकते हो कि अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशन के कारण, अतः ऋणात्मक पुनर्निवेशन के कारण लब्धि स्थायित्व गुणांक का मान कम हो जाता है। लब्धि स्थायित्व गुणांक का मान कम हो जाता है, अर्थात स्थायित्व का मान बढ़ जाता है।
स्थायित्व गुणांक कम होता है लेकिन स्थायित्व बढ़ जाता है, लेकिन स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, लिखो इंग्लिश में लिखो, हेंस with the help of negative feedback, hence due to negative feedback stability factor decreases, the value of stability factor decreases, consequently the stability of the circuit increases, क्लियर? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा। ये बात हो गई, एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया आपका, एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से एक एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले देख लेता हूँ कोई एक ढंग का न्यूमेरिकल अगर अपने पास में मिलता है तो हम लोग उस न्यूमेरिकल से कुछ कैलकुलेट कर सके तो ठीक है। तो देख लो, एक न्यूमेरिकल लिख लो, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं, क्वेश्चन। किसी प्रवर्धक की आंतरिक वोल्टता लब्धि में प्लस माइनस 10% परिवर्तन हो सकता है, प्लस माइनस 10% परिवर्तन हो सकता है। प्लस माइनस इंग्लिश में लिखो, प्लस माइनस 10% चेंज इज पॉसिबल इन इंटरनल वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज पॉसिबल, प्लस माइनस 10% चेंज इज पॉसिबल इन इंटरनल गेन वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। आगे लिखो, जब इसमें 20 dB का पुनर्निवेश अनुप्रयुक्त किया जाए, जब इसमें 20 dB का पुनर्निवेश अनुप्रयुक्त किया जाए तो लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आगे लिखो, यदि प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, आंतरिक वोल्टता लब्धि 1000 है, यदि प्रवर्धक की आंतरिक वोल्टता लब्धि 1000 है तो पुनर्निवेश प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, तथा पुनर्निवेशी निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इसको, 10% तक लिख लिया था। A 20 dB feedback is applied in the amplifier. A 20 dB feedback is applied with the amplifier. Then find out the stability factor with feedback. ये है, और भी कुछ गिवन है आगे लिखो। The internal voltage gain of amplifier is 1000. The internal voltage gain of amplifier is 1000. Then find out the voltage gain of feedback circuit, and feedback ratio, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है जो बोला गया वो। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चीजें पढ़ते हैं सॉल्यूशन में।
फटाफट फटाफट करते हैं। किसी प्रवृत्ति की आंतरिक लब्धि में ±10% चेंज इन इंटरनल गेन। इंटरनल गेन मतलब आंतरिक गेन, मतलब ओरिजिनल जो गेन है उसमें चेंज कितना हो रहा है, डीए। डीए ये होता है चेंज गेन में, ये कितना ±10% है। 10% का मतलब होता है 10/100, तो इसका मतलब हो गया 0.1%, सॉरी परसेंट नहीं 0.1 हो गया, और ये कितना प्लस माइनस, ये है 0.1। ठीक है, आगे कुछ और बोला गया, 20 dB का पुनर्निवेशी अनुप्रयोग किया गया। 20 dB का गेन गिवन है। 20 dB किसका वैल्यू होता है, dB n का वैल्यू होता है, तो 20 गिवन है इसका वैल्यू। ठीक है, आगे प्रवृत्ति की आंतरिक वोल्टा लब्धि, इंटरनल वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन गिवन है, मतलब मूल गेन, मूल लब्धि जो है वो गिवन है। ओरिजिनल वो कितना है 1000, 10^10^3। इसके अलावा बस ये तीन ही चीजें गिवन है। अब आपको पूछा गया लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन। लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन या स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि आपको एस एफ पूछा गया है, एस एफ पूछा गया है एक पूछा गया है आपको वोल्टेज गेन पूछा गया है, फीडबैक के साथ में वोल्टेज गेन पूछा गया है, एक पूछा गया पुनर्निवेश निष्पत्ति या पुनर्निवेश निष्पत्ति अनुपात को बोलते हैं, तो फीडबैक रेशियो पूछा गया, बीटा का वैल्यू पूछा गया आपको, एक बीटा का वैल्यू पूछा गया है। ये तीन चीजें ये पूछी गई है, और ये क्या है आपको, ये तीन चीजें गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट करें, फॉर्मूले पता है अपने को, तो एस एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो चलो, एक तो एन गिवन है, एन 20 है ना, ए एफ भी गिवन है, बीटा का वैल्यू पूछा है। तो देखो एन होता है, एन का फॉर्मूला होता है 20 log 10, और इसका वैल्यू होता है A/AF भी होता है इसका वैल्यू, और एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला ये भी पढ़ा था 1 - A बीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना, दोनों चीज़ें पढ़ी थी। तो देखो आप चाहे जो फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं वो फॉर्मूला लगा दूँ तो उस फॉर्मूले से देखो n का वैल्यू है 20, इसका वैल्यू 20 है, तो वो 20 log 10 1 - A का वैल्यू, A का वैल्यू 1000 ये आएगा बीटा। ठीक है, एक चीज़ तो ये, तो यहाँ से देखो 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1 = log 10 1 - 100 बीटा। ठीक है, ये एंटीलॉग ले लूँ, तो एंटीलॉग लेने पे क्या होता है, जब भी एंटीलॉग लेते हैं तो यहाँ पर जो होता है उसकी पावर में चला जाता है। जैसे जनरली यहाँ पर ln होता, तो ln का मतलब होता है बेस कितना e, तो जब एंटीलॉग लेते हैं तो इधर से तो log कट जाता है और ये क्या हो जाता है e की पावर में चला जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर बेस कितना 10 है, तो e की पावर में नहीं जाके 10 की पावर में जाता है। ये सोल्व करना आता होगा आपको बेसिक, इसका तो ये एंटीलॉग लूंगा तो 10 to power 1 हो जाएगा ये, और इधर ये हट जाएगा, ये बचेगा 1 - 100 बीटा। तो ये 100 बीटा = क्या आ गया आपके पास में 1 - 10, तो बीटा = आ गया -9/100। बीटा एक तरीके से रेशियो कोई बताता है, तो बीटा तो अगर मैं चाहूँ तो मैं बीटा का मोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या आएगा आपके पास में, बीटा के मोड की अगर बात करूँ तो ये 9/100 मतलब 0.09 आ गया आपके पास में, ये वैल्यू आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, इसमें तो वैसे कुछ कैलकुलेट किया गया नहीं, बीटा का वैल्यू, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया कि मैंने, हाँ एक गड़बड़ किया है, ये गड़बड़ किया है, इसका 1000 था वैल्यू, मैंने 100 ही लिख दिया इसको, है ना 100 लिख दिया, 1000 था, तो ये 1000 है ना, तो 1000 से डिवाइड होगा तो एक पॉइंट और आ जाएगा इधर, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा 0.009। ठीक है, तो वैसे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है 0.009, बाकी वैसे चाहे तो मोड में भी लिख सकते हैं ना। बीटा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, और क्या पूछा गया था आपको, बीटा के अलावा आपको पूछा AF पूछा गया, SF पूछा गया। तो AF, तो देखो AF जो होता है वो होता है A1 - A बीटा, तो AF जो होता है वो A तो है 1000, 1 - A का वैल्यू 1000 इंटू बीटा का वैल्यू, बीटा का अगर वैल्यू बात करो तो ये -9/1000, तो ये है -9/1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो, माइनस प्लस, तो 1000/1 - 1 + 9 हो गया ये, तो ये 1000/10, ये AF का वैल्यू आ जाएगा, AF = 100। दो वैल्यू आ गई। एक और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पास टाइम खत्म हो गया, ये थर्ड वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना खुद, इतना आप अब कर सकते हो शायद।
ठीक है।